वीडियो पॉज हो गया था जिसकी वजह से आप लोग डिटेल नहीं पढ़ पाए थे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स सेक्शन का, और आज जो है केमिस्ट्री का कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में आपको प्रयोग किया जाता है? तो स्पेशली टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल की अगर बात करें तो साधारणतः क्या होता है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही आपके ताप में परिवर्तन से आपका प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च ताप पे इनका जो है शीघ्र ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस कारण इनका जो उपयोग है वो विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि जो सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप प्रदीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण में के लिए जो है केवल आपका टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग जो है विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। किसका? तो तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग जो है विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के आपके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। चलिए 156 को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अर्ध धातु जो है वो आपका धातु अर्ध धातु के रूप टंजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो ये जर्मेनियम का किया जाता है। तो देख लेते हैं डिटेल में। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के आपके विद्युत प्रतिरोधक का जो मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधक के बीच कम होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्य चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे N प्रकार का एवं आपका P प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। इनका जो उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परमाणु नाभिक का अवयव है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। उसकी डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि कौन गलत है? तो आपका जो बताया जा रहा है कि नाभिक के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा आपका स्पेशली बताया जा रहा है ए गलत है, ठीक है ना। ए क्यों? तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। तो ये आपका जो गलत पूछा था तो यही आपका गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होता है नाभिक के अंदर, उपस्थिति के कारण जो है वो आपका परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो यही गलत है, गलत ही पूछा था। सही देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सही देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है डिटेल देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ऋण आवेशित होता है तथा इसका द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु संख्या क्या होती है? तो ये आपके आपका परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका ये सही है, ठीक है। याद रखिए लीजिएगा, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है। समस्थानिक क्या होता है? तो समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में होते हैं, और समस्थानिक क्या होते हैं? परमाणु ईंधन के रूप में होते हैं, और आपका चिकित्सीय क्षेत्र में और कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग किए जाते हैं समस्थानिक परमाणु के रूप में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपने देख लिया ये गलत है, डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए सही नहीं है, क्योंकि आपका परमाणु में आपका प्रोटॉन धन आवेशित होता है। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित के समान आपका होता है कि समान संख्या के कारण परमाणु जो होता है विद्युत रूप उदासीन होता है। तो क्या हो जाएगा? परमाणु विद्युत रूप से आपका उदासीन हो जाएगा, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया, बी सी डी सही हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, अन्य सभी ऊर्जा के आपके स्रोत सीमित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत जब वो आधारित है तो किस पे है? तो नाभिकीय विखंडन पे है आपका परमाणु बम, ठीक है ना। और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे होता है, याद रखेंगे भी।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु बम जो होते हैं वो सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य जो है भारी परमाणु वाले आपके तत्व का कम परमाणु वाले तत्व में टूटना होता है। भारी जो परमाणु होते हैं, परमाणु वाले तत्व का जो है वो कम परमाणु वाले तत्व में टूटना, इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो ये आपका काम करता है, स्पेशली ये काम करता है अनियंत्रित आपका संलयन प्रतिक्रिया पे करता है हाइड्रोजन बम, तो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पे काम करता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम अनियंत्रित भी होता है, संलयन होता है, विखंडन नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका आधारित होता है जिसमें आपका दो छोटे नाभिक जो होते जुड़ करके अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं और जिसमें आपके भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं है, तो आपका रेडॉन जो होते हैं वो वायु में नोबल गैस नहीं होते हैं, और हीलियम, आर्गन और नियॉन जो है आपका वो नोबल गैस है, रेडॉन नोबल गैस नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे तो वही चीज़ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है, तो वाट के मापन पे है। ठीक है, लोहा वोल्टेज और एम्पियर नहीं होता, वाट के मापन पे है, तो सही उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बिजली की खपत का जो बिल होता है किलोवाट घंटा से मापा जाता था, ये सही है, अर्थात बिजली की खपत जो होती है बिल वाट पर आधारित है। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि सबसे भारी धातु तो यूरेनियम है। यूरेनियम जो सबसे बड़ा भारी धातु है, सबसे भारी धातु, इसकी परमाणु संख्या 92 और आपका परमाणु भार जो होते हैं 238.08 होता है यूरेनियम का। ठीक है, तो परमाणु संख्या कितना होता है, तो 92 होता है, 92, और आपका परमाणु भार 238.08 होता है। इनसेट 21 कब छोड़ा गया, तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था इनसेट जो 2A है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वही आपका डिटेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ फिजिक्स ख़त्म हो गया था, वीडियो ही पॉज हो गया था ना, मेरी उतना मेमोरी नहीं रहता मेरे भी मोबाइल में, तो इसी वजह से रुक गया था आपका। ठीक है ना, चलिए हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री को देख लेते हैं और जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, आपका बताया जा रहा है कि रसायन विज्ञान, तो यहाँ का लोहे का विशुद्धतम रूप है, तो ये आपका जो है लोहे का विशुद्धतम रूप आपका पिटवा लोहा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। देखिए लोहे की आपकी विशुद्धता रूप जो होती है पिटवा लोहा होती है। उसके अलावा लोहा जो होते हैं आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। ठीक है, 8वें समूह और पहला तत्व। कच्चा लोहा की तुलना में ये आपका बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो कच्चा लोहे की तुलना में यह आपका बहुत कम जो होते हैं कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु है। कच्चा लोहा भी आपका लोहे का एक अन्य शुद्ध रूप है। ठीक है, कच्चा लोहा भी क्या होता है, लोहे का एक अन्य शुद्ध रूप होता है, लेकिन इसमें आपका सिलिकॉन, मैग्नीज और तत्वों के अन्य आपका निशान होते हैं, लेकिन आपका इसमें आपका आयरन की मात्रा जो होती है वो लगभग 2 से 4% होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो तत्व नहीं है, तो गैस तत्व नहीं है, धातु, अधातु, उपधातु जो होते हैं वो तत्व होते हैं, गैस नहीं होता। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आवर्त सारणी में तत्वों की जो होती है 3 प्रमुख भागों अथवा यथा जिसको बोलते हैं धातु हो गया, धातु अब उपधातु भी हो जाते हैं, में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा आपका सभी अक्रिय गैसों की अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो लेवोइज़ियर को कहा जाता है, सी हो जाएगा। एंटोनी लेवोइज़ियर जो होते हैं को आपको आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु आपका नाभिक की संरचना जो होती है वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। नाभिक का द्रव्यमान जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण और नाभिक का घन आवेश जो होते हैं प्रोटॉनों के कारण होता है। नाभिक का जो घन आवेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। ठीक है ना, और ऋण आवेश तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की सामूहिक रूप से आपका न्यूक्लियन कहते हैं, और क्योंकि ये आपका कण परमाणु जो होते हैं न्यूक्लियस के घटक होते हैं। ठीक है, नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो रहता है ना।
किसे आपके नियम के अनुसार जो है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। तो आपका जो है समान ताप और दाब पर आपका सभी गैसों के निश्चित आयतन से आपका अणुओं की संख्या समान होती है। तो अवोगाद्रो का नियम हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अवोगाड्रो के नियम के अनुसार जो है समान ताप और दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में आपका कणों और अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या अवोगाड्रो जो होते हैं संख्या कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे आपको परमाणु द्रव्यमान बताना है। इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान जब भी बोले ना तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए आपको क्या करना है कि आपको जोड़ देना, 38 + 20 कर दीजिएगा, 18 + 20 कर दीजिएगा, 38 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है किसी तत्व के परमाणु के आपके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि आपको परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण क्या होता है कि परमाणु विद्युत आपका क्या होता है कि उदासीन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान जब भी निकालना तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जो आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा परमाणु, ये आपका द्रव्यमान संख्या। और वही हमको क्वेश्चन में पूछा था कि द्रव्यमान संख्या बताइए। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या होता है तो आपका जो स्पेशली न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड यानी यूरेनियम आपका क्या है, तो Pu 242 और 94 हो गया कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 94 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका न्यूट्रॉन पूछा है ना, तो आपका क्या होगा कि आप माइनस कर दीजिएगा, 242 को आप 94 में से माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मैं ध्यान से मेरा फिसल गया था, तो आप माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो बी हो गया आपका। द्रव्यमान संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, तो आपका ये परमाणु क्या हो गया, ये द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या हो गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में द्रव्यमान संख्या और ये परमाणु क्रमांक संख्या हो गया, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये माइनस करने पे आपका 148 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आवेश रहित जो है होते हैं, तो आपका न्यूट्रॉन जो होते हैं आवेश रहित होते हैं, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या क्या होता है, तो आपका नो चार्ज होता है। देखिए आपको बताया जाता है कि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन और परमाणु कण है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, न्यूट्रॉनों की खोज 1932 में इंग्लिश आपका ब्रिटिश जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन जो रेडियो आपका धर्मी तत्व द्वारा आपका उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो आपका घनात्मक रूप से आवेशित कण कौन से है, तो आपका अल्फ़ा हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अल्फ़ा जो होता है प्लस चार्ज होता है और बीटा क्या होता है, तो माइनस होता है, याद रखिएगा, सी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 आप प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों मिलकर के एक अल्फ़ा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा एवं आपका इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जो है जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फ़ा कण जो है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है। उसके अलावा जो है ठीक है प्लस होता है आपका अल्फ़ा कण, जबकि बीटा कण क्या होता है, तो ऋणात्मक, मैंने आपको बोला था कि अल्फ़ा क्या होगा, प्लस होगा, बीटा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, कैथोड किरणें एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड किरणें एक आपका डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रॉन यानी आपका क्या होता है कि कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। एक तत्व के आपके समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका क्या बताया जा रहा है कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। समान परमाणु संख्या वाले तत्व क्या होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जिस तत्व की परमाणु संख्या समान यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं तथा समान परमाणु भार वाले तत्व संभारिक होते हैं। ठीक है,
देखिए नाभिक आपका जो विखंडन, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो ये स्पेशली न्यूट्रॉन के कारण नाभिकीय विखंडन होता है, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है जब किसी भारी तत्व के परमाणु पर आपको न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाते हैं तथा इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया विखंडन, नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए फैराडे स्थिरांक होता है, तो ये क्या होता है, तो आपका सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यह आपका कैलोरी में कितना होता है, 96,487 कैलोरी मोल होता है। ठीक है, आपका निम्नलिखित में से किसका पीएच मान आपका 7 है, तो आपका जो है उदासीन और आपका क्या होता है, दोनों का होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उदासीन विलयन का जो होता है पीएच वैल्यू 7 होता है। शुद्ध जल की उदासीन माना जाता है, शुद्ध जल को क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है कि पीएच का मान 7 होता है। और वर्षा का जो होता है पानी जल का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, वर्षा का पानी जो होता है जल का शुद्ध रूप होता है और 7 से अधिक पीएच यानी जो पीएच वैल्यू होते हैं उसका विलयन क्षारीय होता है और 7 से आपका मान का विलयन जो होता है 7 से कम का क्या होता है, तो अम्लीय होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा और 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आपका विलयन से आपका 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक आपका क्षारीय का हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी का पीएच वैल्यू मान क्या है, तो आपका 7 हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि आपका जो है वो शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है जिसका आपका पीएच मान लगभग 7 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो गलनांक सबसे ऊंच होता है बोरॉन का। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका बताया जा रहा है क्या कि किसी ठोस पदार्थ का जो गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल करके द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर आपका ठोस और द्रव प्रवस्था समस्यावस्था में होती है। बोरोन का गलनांक क्या होता है, 2453 के होता है। एल्युमिनियम का गलनांक जो होता है 933 के होता है। सिलिकॉन का गलनांक 1600 आपका क्या होता है 93 के होता है। और लोहा का गलनांक क्या होता है 1808 के होता है। ठीक है, केल्विन होता है, बोरोन का सबसे ऊंच होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया इस तरह से आपका क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये स्पेशली ए हो जाएगा। ठीक है, तो Al2 और O3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे Al3 है। ठीक है, 2 वाला सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नीलम एक आपका रत्न श्रेणी का खनिज है और इसका जो रासायनिक सूत्र है Al2O3 है। नीलम प्राकृतिक रूप में भी मिलता है और ये कृत्रिम में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एक घोल का पीएच जो है वो 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता है तो कितनी होगी, तो आपका 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 1000 कम हो जाएगी सांद्रता H मतलब H+ आयन का। ठीक है, तो 1000 क्या हो जाएगा कि आपका कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिटेल देख लीजिएगा। ब्रोमीन होती है तो ये क्या होती है, तो आपका ब्रोमीन होता है एक तरह का आपका लाल द्रव्य होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो होता है एक लाल द्रव्य हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल जो होता है ब्रोमीन जो होता है वो गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला आपका वाष्पशील आपका द्रव्य है। ब्रोमीन का जो आपका परमाणु क्रमांक क्या होता है 35 होता है तथा यह आपका कैमरे की ताप पर आपका द्रव अवस्था में रहता है। यह आपका अज्वलनशील और जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग आपका 17 का सदस्य है जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया। आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, रेडियम, यूरेनियम और थोरियम है लेकिन कैडमियम नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा।
कैडमियम धातु का वर्गीकरण संक्रमण धातु के रूप में किया जाता है। कैडमियम धातु का जो वर्गीकरण है संक्रमण धातु के रूप में किया जाता है तथा रासायनिक रूप से कैडमियम एक आपका तत्व है, परंतु यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम जो सीडी से आपका सिल्वर रंग की धातु होती है कैडमियम, जिसमें आपका नीले रंग की झलक होती है। कैडमियम एक विषैली धातु होती है, ठीक है। कैडमियम क्या होता है? एक विषैली धातु होती है। कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग जो है वो निकेल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए संघन क्या है? तो संघनन एक आपका वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है। संघनन आपका वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है, सी हो जाएगा। जब कोई आपका गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, जब कोई गैस जो है तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, तब इस स्थिति में संघनन कहा जाता है। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर के अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। उदाहरण के लिए बादल, कोहरा और वर्षा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है तो आपका क्या है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, सी हो जाएगा। गैस जो है वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से आपका धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा आपका ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित आपका विधि है, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की आपकी पाइप पर परत होती है तो जस्ते की होती, ये हो जाएगा। देखिए आपका लोहे एवं इस्पात की जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर आपका जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है तो सल्फोनेट हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि डिटर्जेंट आद्रक या फिर आद्रकों के यौगिक होते हैं, ठीक है। आद्रक ही आप प्रोनाउंस इसको कीजिएगा, जो तनुकृत आपके अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः क्या होता है कि ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं और आपका डिटर्जेंट आपका जो होते हैं कठोर जल में आपका भी घुलनशील होता है। डिटर्जेंट जो होते हैं वो कठोर जल में भी घुलनशील होता है। वह तत्व जो आपका मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं तो आपका सारे होते हैं आपका गंधक, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, ई हो जाएगा। तो देख सकते हैं पसीना में आपका जो होते हैं वो स्पेशली मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। देखिए आपको बोला जा रहा है कि नीला थोथा रासायनिक रूप है तो कॉपर सल्फेट का हो जाएगा, सी हो जाएगा। नीला थोथा जो है वो आपका जो रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट का है, इसका सूत्र जो है CuSO4 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है, ठीक है। हाइड्रेटेड लवण जो होता है नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, ठीक है। नीला थोथा जो होते हैं आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य में आपका क्या होता है? अघुलनशील रहता है, मतलब शराब में नीला थोथा जल में क्या होता है? आसानी से घुल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है वो भौतिक, ये पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो भौतिक परिवर्तन का जो है वो आपका उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो आपका जो है वो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पानी का उबालना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, तो बी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी का उबलना आपका एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने पर यह आपका यह आपका पानी पुनः अपने जो होते मूल अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ़ पिघलेगा, उसके अलावा मोम का पिघलना, ये सब आपका रिटर्न तो आ जाता है, लेकिन पेपर का जो कागज़ जल जाता है तो आप फिर थोड़ी ना ला सकते हो पेपर बना के, तो यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलोही धात्विक आपका खनिज है? तो आपका ई हो जाएगा। तो अलोह आपका धात्विक खनिज बताना है जो लोहा नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, अलोही धात्विक आपका खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहा के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा और जस्ता है। देख लीजिए, तो कोबाल्ट तो हो गया, टीन भी हो गया, ठीक है। और आपका जो है वो आपका ये कोबाल्ट और टीन हो गया,
ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके अलावा जो इस आपके सभी खनिज, इसमें लोहे की मात्रा होती है, वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा उसे धात्विक कहते हैं, जैसे मैग्नीज और निकेल और आपका क्रोमियम हो गया। तो देख सकते हैं कि मैग्नीज और निकेल और आपका क्रोमियम में क्या हो जाएगा, ये आपका धात्विक हो जाएगा, लेकिन कोबाल्ट और टीन आपका अधात्विक है, तो इसीलिए आपका ई ऑप्शन ले लिया है। ट्यूबलाइट एवं परख नली में प्रयोग किए जाने वाला आपका ग्लास किससे बना होता है, तो चलिए देख लीजिए, ई हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका ट्यूब ई हो जाएगा। ट्यूबलाइट एवं परख नली में प्रयोग किए जाने आपका ग्लास जो होते हैं क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय आपका क्या होता है कि पारदर्शी मिश्रण होता है। किसका, तो सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण होता है, जिसका निर्माण सिलिका सेरियम आपका ऑक्साइड तथा सोडियम और अन्य ऑक्साइडों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सिलिका हो गया, सीरियम ऑक्साइड हो गया और सोडियम और अन्य ऑक्साइडों से होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसीलिए आपका क्या होगा कि ई ऑप्शन ले लिया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो स्पेशली रजत का जो है ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा चांदी हो गया, फिर आपका तांबा हो जाता, फिर एल्युमिनियम हो जाता। ठीक है, उसके बाद आपका बेरिलियम और कैल्शियम हो जाता। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आपका चांदी का हो जाता। ठीक है, फिर तांबा होता। ए हो गया, बी हो गया उसका आंसर। पृथ्वी के वातावरण में सबसे आपका प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ये आपका स्पेशली नाइट्रोजन है। बी हो जाए, डी हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, आपका जो है पृथ्वी के आपका वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन जो गैस आपका 78.07% है वायुमंडल में हमारे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अल्कोहल को कार्बोक्सिल आपका अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। तो अल्कोहल को कार्बोक्सिल आपका अम्ल में परिवर्तित किया जाता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। आपका जो है अल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, तो ये हो जाएगा। यहाँ जो है वो अल्कोहल जो है वो आपका फार्मूला देख सकते हैं। ठीक है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं। ऑक्सीडेशन एक रासायनिक आपका अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि नाभिकीय रिएक्टर में आपका नाभिकीय आपका विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग में किया जाने वाला तत्व तो यूरेनियम हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय आपका विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से आपका सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, तो अग्निशामक आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। डी, आग से बचाव हेतु आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक अच्छा आपका अग्निशामक है। अग्निशामक के यंत्रों में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्लोरीन अथवा बकी हॉल जो होते हैं वो कार्बन परमाणुओं का जो क्या होता है बना होता है। तो आपका ये इस पे आपका हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको 60 जो होते हैं कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, तो फ्लोरीन कार्बन का एक क्या स्वरूप है, 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग जो अतिचालकता, अर्धचालक, स्नेहक आदि में आपका किया जाता है। ठीक है, अधिक आपका ऊंचाई पर आपका द्रव्यों का क्वथनांक तो घटता है। अति आपका अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक जो होता है घटता है, तो आपका बी हो जाएगा। देखिए, दाब बढ़ाने से आपका द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, घटता है। तो दाब बढ़ाने से द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, दाब बढ़ाने से द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ेगा। और दाब घटाने से आपका द्रव्य का क्वथनांक घटता है। तो बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा और घटाइएगा तो घटेगा। ठीक है, दाब और क्वथनांक से समानुपाती संबंध होता है। ठीक है, उसके अलावा यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब जो होता है घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ क्या होता है कि क्वथनांक क्या होता है, घटता है। ऊंचाई के आपका साथ दाब घटता है। ठीक है, निम्नलिखित में से आपका सबसे भारी धातु है, तो ये प्लेटिनम आपका सबसे भारी धातु है। डी हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अग्रलिखित आपका प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है, और आपका प्लेटिनम सर्वाधिक घनत्व आपका गुणधर्म वाला आपका धातु है, जिसका घनत्व जो है 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। चांदी जो होता है Ag का आपका 10.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। उसके अलावा पारा जो होता है 13 दशमलव आपका क्या होता है तो 54 घन सेंटीमीटर आपका होता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता था। सोना कितना होता है तो आपका जो है स्पेशली 19.72 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, आपका सबसे भारी मतलब का तात्पर्य घनत्व से होता है, तो प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा होता है 21.45, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने आपका कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन ने बोला था। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा को दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इन्हें एक दूसरे में आपका परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के संबंध में आइंस्टीन के द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया गया था, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। E=mc² हो जाएगा, और E क्या है तो एक प्रकार का ऊर्जा हो गया, और m क्या है तो द्रव्यमान, और C आपका प्रकाश का वेग हो गया, ठीक है। आगे देखिए, वह आपका उपकरण जो आपका ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो वह उपकरण जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ईंधन सेल आपका जो है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में आपका विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, C हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईंधन सेल जो होता है एक आपका विद्युत रासायनिक युक्ति है, जो आपका ईंधन से आपका प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिश्रित कर आपका विद्युत धारा का निर्माण करती है। ईंधन सेल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिश्रित कर आपका विद्युत धारा का निर्माण करता है, ठीक है। उसके अलावा तथा इस प्रक्रिया में आपको जल और उप उत्पाद होते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में जल उप उत्पाद होते हैं। इस ईंधन सेल भी आपका एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को संचय नहीं करता, ठीक है। टूटी हुई आपकी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, तो आपका जिप्सम का होता है, ठीक है। जिप्सम जिसको लवण कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, को आपका 273 के केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। और देख लीजिए कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है, बनाता है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है तो क्या होता है तो आपका जो होता है CaSO4 मतलब का आपका क्या होता है CaSO4 का होल हो जाएगा 2 और H2O हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा B हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो CaSO4 हाफ H2O है। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट इसका जो है निर्माण जिप्सम यानी कैल्शियम हाइड्रेट को गर्म करने पर होता है। जिप्सम जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रेट भी बोलते हैं को, तो जिप्सम को गर्म करने पर होता है, परंतु विकल्प के अनुसार कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो अणु मिलकर के CaSO4 जो है H2 जो होते हैं H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं, तो आपका एल्कीन कहलाता है, B हो जाएगा। केवल आपका जो है कार्बन और आपका हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन जो होते हैं कार्बन द्विअबंध वाला असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन जो होते हैं आपका कार्बन कार्बन एकल आबद्ध युक्त असंतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन जो द्विअबंध वाले आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य जो होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें आपका विद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जाए सिरका का रासायनिक नाम है तो स्पेशली आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, तो C हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिरका को जो है रासायनिक नाम जो है वो एसिटिक अम्ल अथवा रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका CH3COOH होता है। किसका? एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। सिरके IUPAC नामक एथेनोइक अम्ल है जिसमें आपका कार्बोक्सिल अम्ल प्रक्रियात्मक आपका समूह होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल हो गया, तो डी हो गया। सोडा वाटर की बोतल में खोलने पर निकलने वाली गैस क्या होती है? तो स्पेशली आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ए हो जाएगा। सोडा वाटर की बोतल में आपका खोलने पर आपका निकलने वाली गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका उच्च ताप पर सोडा बोतल में अंतरक्षेपित की जाती है। ठीक है, आगे देखिए खनिज मिनरल्स क्या है? तो खनिज मिनरल्स जो होते हैं अकार्बनिक ठोस है। देखिए आपका बी हो जाएगा। भूगर्भीय शास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी मिनरल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आपका अकार्बनिक ठोस है। इसकी संरचना रवा युक्त होती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या? वर्ष 1945 में आपका नागासाकी आपका जापान में गिराए गए बमों में कौन सा जो विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम किया गया, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9 अगस्त आपका 1945 को फैटमैन नामक आपका बम नागासाकी जापान में गिराया गया था तथा प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता था। वहीं आपका दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए आपका बम जो है लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा लिटिल बॉय में आपका यूरेनियम और आपका क्या था? फैटमैन जो था वो नागासाकी वाले में गिराया गया था। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे आपको मिलता है? तो आपका जो है वो प्राकृतिक तत्व से मिलता है। तो एक प्रकार का परमाणु इसमें से मिलता है तो प्राकृतिक तत्व से। तो एक ही प्रकार का परमाणु जो होता है प्राकृतिक तत्व में मिलता है, तो सी हो जाएगा। सबसे अधिक आपका क्या है? तो आपका क्रियाशील धातु कौन सा है? तो ये आपका पोटेशियम होता है। ठीक है, तो आपका सोडियम, कैल्शियम और आयरन में से आपका पोटेशियम जो सबसे क्रियाशील होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका क्रम बता रहा है क्रियाशीलता के आधार पे। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से आपको किसे जो है वो श्वेत धातु कहते हैं? तो स्पेशली प्लूटोनियम को कहते हैं। मूल रूप से आपका श्वेत धातु लेड और लिथियम अथवा अन्य धातुओं अथवा कैडमियम और बिस्मथ एवं आपका जस्ते की मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो मूल रूप से आपका श्वेत धातु जो है वो आपका लेड और आपका लिथियम या फिर अन्य धातु अथवा कैडमियम, बिस्मथ या जस्ते की मिश्र धातु होती है। ठीक है ना। आगे देखिए वनस्पति तेल में वनस्पति की घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? तो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वनस्पति तेल में आपका वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल जो होता है बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है वो आपका वनस्पति तेलों के साथ जो हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों में का जो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन मिलकर के वनस्पति घी बनाता है, जिसको हम लोग हीट करते हैं 150 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्कृष्ट आपके धातुओं के संदर्भ में बताना है। तो उत्कृष्ट धातु जो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये सही है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही है, बी गलत है। क्यों? तो देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्कृष्ट जो धातुएं होती है प्रकृति में शुद्ध और मिश्र रूप में पाई जाती है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयोडीनीकृत आपका लवण रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड जो है आयोडीनीकृत लवण में रहता है, तो डी हो जाएगा। देखिए आपको पोटेशियम आयोडाइड जो है वह आपका केएल की संरचना एवं आपका भौतिक गुण में खाद्य लवण के समान है। उसके अलावा व्यापारिक आपका स्तर पे आपका आयोडीनीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसके अतिरिक्त सोडियम आयोडेट एवं आपका जो है सोडियम आयोडाइड का भी आपका प्रयोग आयोडीकृत आपका लवण बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाने का नमक किससे बनता है? तो आपका मजबूत आपका अम्ल भी होता है, मजबूत क्षार भी होता है, बी हो जाएगा। प्रबल आपका अम्ल होता है और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया में आपका निर्मित नमक यानी लवण को उदासीन लवण कहते हैं, NaCl।
ठीक है, KNO3 हो जाएगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो क्या है, तो स्पेशली आपका कार्बन होता है अनिवार्य तत्व, C हो जाएगा। संसार के आपका जो है वो सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्य पाया जाता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो आपका केरोसिन में अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केरोसिन जो है वो केरोसिन में आपके ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और बताया जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे सिगरेट लाइटर में आपका कौन सी जो गैस उपयोग होती है, तो सिगरेट में आपका ब्यूटेन होता है, आपका ए हो जाएगा। ब्यूटेन एक आप क्या होता है कि ज्वलनशील आपका हाइड्रोजन है। उसके अलावा इसमें आपका क्या होता है आणविक, जिसका सूत्र होता है C4H10 होता है। इसका प्रयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा तरलीकृत हाइड्रोजन आपका तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो आपका ई हो जाएगा। तो LPG जिसको आपका LPG बोलते हैं, तो आपका क्या होता है, तो देख लीजिए LPG में क्या होता है, तो आपका ब्यूटेन भी होता है प्रोपेन भी होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों हो जाएगा, CD हो जाएगा। यहाँ पे आपका तरलीकृत आपका पेट्रोलियम गैस जिसको LPG बोलते हैं, मुख्य घटक ब्यूटेन होते हैं आपका ज़्यादा, और प्रोपेन 35% होते हैं। इसके आपके अन्य हाइड्रोकार्बन इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए प्राकृतिक रबर किसका आपका बहुलक है, तो आपका आइसोप्रीन का होता है, ए हो जाएगा। बहुलीकरण वह आपका प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर के कोई अधिक अनुभार वाला आपका बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में आपका भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं आपका उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन का जो है वो बहुलक प्राकृतिक रबड़ है। आइसोप्रीन एक आपका कार्बनिक आपका पदार्थ है जिसका जो है CH2C और आपका क्या होता है ब्रैकेट में CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फार्मूला को देख लीजिएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक जो है वो आपका बहुलक है, तो आपका एकलक बहुलक टेट्रोफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा, ए हो जाएगा। पॉली आपका टेट्रा फ्लोरोएथिलीन को जो है को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक आपका ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम से प्रति आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका गलनांक की अगर बात करें जो है आपका पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, तो आपका 327 जो है गलनांक हो जाएगा। यह आपका विशेष बर्तनों पर न चिपकने वाला आपका सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बेकेलाइट आपका निम्नलिखित में से सघन से बनता है, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेकेलाइट एक आप क्या है, तो आपका स्पेशली ऑर्गेनिक प्लास्टिक है। तो बेकेलाइट एक आपका आरंभिक प्लास्टिक जिसका रसायन नाम क्या होता है पॉली ऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन आपका ग्लाइकॉल एनहाइड्रेट है। यह आपका थर्मोसेटिंग आपका फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो आपका फिनॉल और आपका फॉर्मेल्डिहाइड से सघन आपका प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी वर्ष आपका 1907 में आप उसे लेकर के 1909 के मध्य बर्जिलियम के आपका रसायनज्ञ आपका लियो बेकेलेड ने की थी। ठीक है, आपका जो है ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो स्पेशली ये आपका वसा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जाए कि ट्राइग्लिसराइड शरीर में आपका जो है वो पाए जाने वाला आपका वसा का एक प्रकार है। हमारे शरीर जो है भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा का ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में आपका संचित होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो आपका हीरे के बारे में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में, तो वे आपके एक समान रासायनिक प्रक्रिया से आपका गुजरते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही आपका कार्बन के अपरूप है जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहाँ आपका प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर होता है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की आपका विद्युत चालकता हीरे से आपका अधिक होती है। उसके अलावा ग्रेफाइट और आपका हीरे दोनों के कार्बन से आपका ग्रेफाइट और हीरा दोनों के कार्बन संयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक आपके समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं।
आगे बताया जा रहा है क्या कि पुलिस द्वारा जो है वो आपका नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए जो फ़िल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका पुलिस द्वारा जो है वो आपका नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए जो है ब्रीथ आपका एनालाइजर जिसको बोलते हैं या फिर ब्रीथ आपका लाइजर जिसको बोलते हैं नामक, आपका दोनों एक ही है, नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद आपका व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजरता है। ठीक है, पोटेशियम का आपका फॉर्मूला देख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है। ठीक है, आपका ब्रेथलाइजर में आपका लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से आपका अभिक्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की आपको तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में आपका अल्कोहल की मात्रा का जो है तो अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो इस हरे रंग की आपका तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का जो है अनुमान लगाया जा सकता है। तो ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।